शबीर ने रहीम यार खान से एक 5 साला बच्चे के कत्ल का पुरस्कार वाकया देखा था। बच्चे की लाश बरामद होने के बाद जो इनके शफात सामने आए उसे इंसानी अक्ल मुश्किल से ही तस्लीम कर सकती है। 5 साला अहमद की लाश ताबूत में रखी थी और लोग उस मासूम बच्चे का आखिरी दीदार कर रहे थे। अहमद का बाप भी अपने लख्ते जिगर की मैयत के पास उदास खड़ा था। लोग अहमद के बाप से बगलगीर होकर उसे सब्र की तलकीन कर रहे थे और आगे बढ़ते जाते थे। फिर गमज़दा बाप ने अपने मासूम बच्चे को एक नज़र देखा और सर झुकाकर आगे बढ़ गया। ये खामोश सा मंजर इंतहाई दर्दनाक था, क्योंकि अब दुख के मारे बाप का बच्चा कुछ देर में टनों मट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा और बाप जिंदगी भर उसकी सूरत नहीं देख सकेगा। बाप की आंखों में आंसू थे, उसका कलेजा गम से फटा जा रहा था। उसे याद आ रहा था कि वो किस तरह अपने इस बच्चे से प्यार करता था। बाप घर लौटता तो प्यारा सा मासूम अहमद बाप को देखकर उससे लिपट जाता। बाप उसे गोद में उठाकर प्यार करता, टॉफियां निकाल कर देता। बेटे की मैयत देखने के बाद बाप की आंखों के सामने सारे मनाजिर किसी फिल्म की तरह चल रहे थे। बाप की जान अपने इसी बच्चे में अटकी हुई थी। वो अक्सर जब अहमद सो रहा होता तो वो अपने बेटे का माथा चूमता, उसके नन्हे नन्हे हाथों को बोसा देता था, उसका बिस्तर और तकिया ठीक करता और फिर उसके मुंह पर चादर डालकर उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दिल ही दिल में दुआएं करता था। इसी दौरान कभी उसकी बीवी उसे बच्चे से वालेहाना प्यार करते देखती तो मोहब्बत से अपने शौहर के शानों पर हाथ रख दिया करती थी। आपको खाना दूं? हाँ, पहले ये बताओ कि मेरे बेटे ने भी खाना खाया या नहीं? जी हाँ, आपके बेटे को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी तो मैंने इसे पराठा बना के खिला दिया। सुनिए, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है इसमें मेरी जान अटकी रहती है। इसका सदका वदका भी उतारा करो। जी जनाब, मैं इसका सदका देती रहती हूँ। अल्लाह पाक हर बच्चे को अपनी अमान में रखे। चले आए, मैं आपको खाना दूं। आइए। बीवी शौहर को छोड़कर बच्चे का माथा चूमने लगी और अपने शौहर का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। रहीम यार खान के सिद्दीक अकबर कॉलोनी की रिहायशी समीउल्लाह पर उस रोज कयामत गुजर रही थी, क्योंकि उसके 5 साला मासूम बच्चे अहमद को किसी ने भारी ईंट मारकर कत्ल कर दिया था, जबकि समीउल्लाह की किसी से कोई जाती दुश्मनी भी नहीं थी। हुआ ये था कि एक दिन शब्बीर ने देखा था कि 5 साला अहमद को उसकी माँ वुजू करवा रही थी। अहमद को मदरसे से लौटने में देर हुई तो माँ को तशवीश लाहक हो गई और वो दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बच्चे का इंतजार करने लगी। शब्बीर ने देखा कि अहमद की माँ बेचैनी से दरवाजे पर पड़े पर्दे को हटा हटा कर देख रही थी कि शायद उसका बच्चा नजर आ जाए, मगर दूर दूर तक अहमद का नामो निशान नहीं था। माँ अभी दरवाजे पर ही खड़ी थी कि अहमद का बाप घर की तरफ आता दिखाई दिया। अहमद के बाप की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दरवाजे पर पहुंचा तो बीवी परेशान खड़ी थी। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अहमद आ गया क्या? नहीं ना, वो अभी तक नहीं आया। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। बहुत देर हो गई है। आप ऐसा करें ना, मदरसे में जाकर देख कर आए, अभी तक क्यों नहीं आया ये। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। हाँ। अहमद का बाप उल्टे कदमों मदरसे पहुंच गया, लेकिन मदरसा खाली था। सब बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। अहमद के बाप ने मदरसे के मुंतजिम से पूछा तो वो भी परेशान हो गया और अहमद के बाप के साथ ही उसे ढूंढने निकल खड़ा हुआ। अब अहमद का बाप और मदरसे का मुंतजिम गली में खेलते बच्चों से अहमद का पता पूछ रहे थे। फिर वो दुकानदारों से मालूमात हासिल करने लगे। अहमद को ढूंढते ढूंढते जब काफी देर हो गई तो मदरसे का मुंतजिम अहमद के बाप को तसल्ली और दिलासा देकर अहमद के लिए तखलिये में दुआ करने चला गया। अहमद के बाप का ये सोच सोच कर दिल फटा जा रहा था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो न गया हो, किसी ने उसे अगवा न कर लिया हो। अब अहमद का बाप मस्जिद के मौज़िन के पास पहुंच गया। मौज़िन ने अहमद की गुमशुदगी का सुनकर फौरन लाउड स्पीकर का सहारा लिया और गुमशुदगी का ऐलान कर दिया। अहमद के बाप सुबह से शाम तक अपने बच्चे को ढूंढता रहा, लेकिन उसके बच्चे का कहीं नामो निशान तक नहीं था। बाप अपने लखते जिगर की तलाश में नाकाम होकर घर लौटा तो अहमद की माँ दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आ गई। क्या हुआ? कुछ पता चला? कहाँ है मेरा बच्चा? और तुम घर क्यों आ गए? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए?
उसे देखने यहाँ पर आया था। घबराओ नहीं, मिल जाएगा वो। मैं अभी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा के आता हूँ। तुम दुआ करो, खुदा सब खैर करे। मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। नहीं नहीं, तुम घर पे रहो, मैं अभी लौट कर आता हूँ। अहमद का बाप थाने के लिए रवाना हो गया और इधर अहमद की माँ मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। वो ज़ारो कतार रोए जा रही थी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना परवरदिगार। पाक, मैंने अपना बच्चा तेरे ईमान में भेजा था। अल्लाह, मुझे मेरा बच्चा मुझे कहते परवरदिगार। अल्लाह, मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। अल्लाह, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मुझे तकलीफ चाहिए। अल्लाह, अल्लाह हम पे रहम कर। अल्लाह, थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट होने के बाद पुलिस बच्चे की तलाश में मसरूफ हो गई थी। एक दिन पुलिस को इत्तला मिली कि किसी बच्चे की लाश खेत में पड़ी थी। ये इत्तला मिलते ही पुलिस पार्टी जाए वकू पर पहुंच गई। बच्चे की लाश को कब्जे में लिया। पुलिस ने तस्वीर की मदद से बच्चे को शनाख्त कर लिया था। उस दिन शब्बीर ने देखा एक पुलिस एहलकार अहमद का दरवाजा खटखटा रहा था। अहमद का बाप बाहर निकला तो पुलिस एहलकार ने उसे उसके बच्चे के कत्ल की अंदोहनाक खबर सुना दी। बच्चे के मरने की खबर सुनकर अहमद के बाप ने अपना दिल पकड़ लिया। मेरा बच्चा, मेरा जौहर की आवाज सुनकर बीबी दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई तो अहमद का बाप फट पड़ा। तेरा बेटा मर गया, हमारा अहमद मर गया, मर गया, मर गया। बच्चे के मरने की खबर सुनकर अहमद की माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस अब बच्चे के कातिलों की तलाश में थी। शब्बीर ने देखा कि थानेदार और तफ्तीशी अफसर सर जोड़े बैठे इलाके के जराइम पेशा अफराद का रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक नाम पर जम गई। सर, मोहम्मद अकबर जानते हैं आप इसे? बताओ। ये तो जेल में था ना? हाँ सर, लेकिन ये 6 साल की जेल की सजा काट के रिहा हो चुका है। ओह माय गॉड, ये तो एक बच्चे का कातिल था। मुझे भी यही लगता है सर, अहमद का कत्ल इसी ने किया है। पकड़ो इसे फौरन। ओके सर। निकालो मोबाइल। ओके सर। शब्बीर ने देखा कि पुलिस मोबाइल एक झटके से एक घर के सामने रुक गई। तफ्तीशी और एक एहलकार वैन से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़े। अभी वो दरवाजा खटखटाने ही वाले थे कि उनकी नजर ताले पर पड़ गई। सर, यहाँ तो ताला है। चलो जल्दी करो बेटो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। एहलकारों के दोबारा मोबाइल में बैठने के बाद अब पुलिस मोबाइल ने फौरन अपनी स्पीड बढ़ा दी और मोबाइल का रुख बस अड्डे की तरफ था। मोबाइल अड्डे के अंदर जाकर रुक गई। अड्डे पर कई बसें खड़ी थीं और मुसाफिर उसमें सवार हो रहे थे। अचानक एक एहलकार की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो बस में सवार होने के लिए बस का डंडा पकड़ चुके थे। एहलकार तेजी से बस के करीब गए और इससे पहले कि वो बुजुर्ग गाड़ी में सवार हो जाता, पुलिस ने उसे उतार लिया। पुलिस ने जिस शख्स को बस अड्डे से पकड़ा था उसका नाम अकबर था। कुछ अरसे कबल उस बुजुर्ग को बच्चे के कत्ल के इल्जाम में सजा दी गई थी। 6 बरस बाद जब वो रिहा हुआ तो उसने अपने गुनाहों से ताइब होकर दाढ़ी रख ली और इलाके की मस्जिद में नमाज भी पढ़ाने लगा। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि सनी साहब के बेटे का कत्ल हो चुका है। तो चूंकि पहले भी आपने एक बच्चे का कत्ल किया है, इसलिए हमने सोचा कि आपको तफ्तीश में लें।
बड़े अफसोस की बात है थानेदार साहब, मुझसे गलती हो गई है जिसकी सजा मुझे मिल चुकी है। आप फिर भी मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या इंसान ताइब नहीं हो सकता? क्या खुदा किसी इंसान को सीधे राह पर नहीं ला सकता? अकबर ने तफ्तीशी अफसर को लाजवाब कर दिया था। तफ्तीशी अफसर ने जब थानेदार को इब्तिदाई तफ्तीश से आगाह किया तो थानेदार ने तफ्तीशी अफसर को तंजिया निगाहों से देखा। जरा इसकी दोबारा तफ्तीश करो। मेरी छठीस कहती है कत्ल इसी ने किया, और इसने जो होलिया बनाया हुआ है ना, ये भी मुझे ढोंग लगता है। बज़ाहिर बुजुर्ग का रूप डालने वाला अकबर पुलिस तफ्तीश के सामने ज्यादा देर तक ना ठहर सका। उसने 5 साला बच्चे के कत्ल का इतराफ कर लिया था, लेकिन सवाल यह है कि अकबर ने बच्चे का कत्ल क्यों किया, जबकि बच्चे के साथ बदफेरी का कोई सबूत भी नहीं मिला था। तफसीलात जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अकबर ने अहमद के जो कत्ल की वजह बताई थी, उसकी तफसील कुछ इस तरह है। शब्बीर ने देखा कि अकबर पुलिस के सामने कुछ इस तरह का एतराफ कर रहा था। मैंने ख्वाब में देखा है, कोई मुझसे कह रहा है अहमद अपनी माँ की जायज़ औलाद नहीं है। साहब, मुझे ख्वाब में बशारत हुई कि बुजुर्गी और मर्तबा हासिल करना चाहते हो तो अहमद को कत्ल कर दो, जिस तरह पहले एक बच्चे को कत्ल किया था। फिर क्या किया तुमने? साहब, वो मस्जिद से कुरान पाक पढ़कर निकला, मैं उसको खेतों में ले गया और कत्ल कर दिया। कैसे? साहब, मैंने उसके सर पर ईंट से वार किया। और कौन था तुम्हारे साथ? साहब, मेरा दोस्त था। सफाक कातिल का अकीदा था कि खुदा के हुजूर बुजुर्गी और आला मकाम हासिल करने के लिए बच्चों की कुर्बानी जरूरी थी। अकबर नामी वैशी कातिल अहमद समेत 2 बच्चों का कत्ल कर चुका था। इसने पुलिस को बताया था कि जब वो अहमद के कत्ल की सजा काटकर निकलेगा तो मजीद 5 बच्चों को कत्ल करके 7 की गिनती पूरी करेगा, और इस बारे में उसने नाम निहायत ख्वाब देखा था। पुलिस ने अकबर के बाद उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया था और साथी को जाए वकू पर लेकर आ गई थी। ये हैं वो मनाजिर। ये साथ आए हैं दोनों और यहाँ पे इन्होंने मर्डर किया है। ये हमने इससे कहा कि गुरु वाला हमें कोई जगह दिखी, तो ये पैदल हमें घर से यहाँ तक ले आया है। पब्लिक भी साथ है और मीडिया भी साथ। शब्बीर को हैरत है कि अहमद से पहले जिस बच्चे को अकबर ने नाम नेहाद रूहानियत हासिल करने के लिए कत्ल किया था, उस केस में उसे फांसी क्यों नहीं हुई। अगर कातिल को पहले कत्ल की सजा मिल जाती तो शायद अहमद जैसे मासूम बच्चे का कत्ल न होता। उस दिन शब्बीर ने देखा कि पूरे गांव का माहौल इंतहाई सोगवार था। बच्चे के आखिरी दीदार के बाद उसकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। बच्चे को दफन कर दिया गया। फिर पूरा गांव अहमद के घर जमा हो गया था, मगर अब क्या हो सकता था? अहमद तो किसी और दुनिया में जा चुका था। शब्बीर ने देखा कि अहमद की माँ अभी तक सकते के आलम में दरवाजे पर बैठी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में एक ऐसी लड़की को देखा है जिसने घर से भागकर पसंद की शादी कर ली थी। कुछ अरसे के बाद जब वो घर लौटी तो दुनिया ही बदल चुकी थी। आप भी देखिए। रात की तारीकी में गांव से दूर एक वीराने में चंद अफराद गड्ढा खोदने में मसरूफ थे, और गड्ढा खोदे जाने वाली जगह के करीब ही चटाई में लिपटी किसी की लाश पड़ी हुई थी। गड्ढा खुद गया तो वहां मौजूद अफराद ने हकारत के साथ चटाई में लिपटी लाश को घसीटा और गड्ढे में डालकर उस पर मट्टी डालकर हाथ झाड़ने लगे। ये वाकया आपसे कुछ अर्से पहले रहीम यार खान के इलाके आबादपुर की बस्ती जाम कालू के करीब पेश आया था। ये एक नामालूम लड़की की लाश थी जिसे कारोबारी के इल्जाम में खुद उसके बाप और भाइयों ने मिलकर कत्ल किया था और उसकी लाश खामोशी से ठिकाने लगा दी थी। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद शब्बीर ने देखा कि गांव की शाजो नामी लड़की इंतहाई घबराहट के आलम में तेज तेज चलती हुई गांव से बाहर जा रही थी। शाजो का गुजर जब उस नामालूम लड़की की कब्र के पास से हुआ तो वो कुछ लम्हे के लिए रुकी और फिर उसने अपना चेहरा अच्छी तरह चादर में छुपाया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी।
वीराने से निकलकर शाजो जब एक कच्ची सड़क पर पहुंची तो उसे दूर से एक मोटरसाइकिल की रोशनी दिखाई दी। शाजो तेजी से एक झाड़ी के पीछे छुप गई। इस दौरान शाजो का मोबाइल बजने लगा। शाजो ने घबराहट के आलम में कॉल काट दी और मोटरसाइकिल गुजरने का इंतजार करने लगी, लेकिन चंद ही लम्हों में मोटरसाइकिल उसके करीब आकर रुक गई। मोटरसाइकिल पर एहसानपुर से ताल्लुक रखने वाला नौजवान सज्जाद मौजूद था। शाजो ने झाड़ी से सर निकालकर देखा तो उसकी जान में जान आ गई और वो झाड़ियों से निकलकर इस तरह सज्जाद के पास आ गई जैसे उसके पीछे कोई बला लगी हुई थी। चल चल जल्दी चल यहाँ से। चलता हूँ। क्या हो गया, इतनी डरी हुई क्यों? तुझे पता है कल ना हाजी गुलाम अब्बास ने अपने बेटों के साथ मिलकर तेरी सहेली को कत्ल कर डाला। कौन? वो नसीमा? हाँ वो ही। सज्जाद मुझे बहुत डर लग रहा है, चल जल्दी चल। अच्छा सुन, मैं वापस जा रही हूँ, फिर मिलूंगी, ठीक है? तू भी जल्दी जा यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन। शाजो ने झटके से सज्जाद से अपना हाथ छुड़ाया और तेज रफ्तारी से अपने गांव की तरफ दौड़ने लगी। शाजो? सज्जाद ने शाजो को रोकने की कोशिश की, लेकिन शाजो दौड़ती चली गई। शाजो कुछ दूर निकल गई तो सज्जाद भी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से रवाना हो गया। बस्ती जाम गालू की 18 साला शाजो एहसानपुर के सज्जाद से मोहब्बत करती थी और उस दिन अपना घर छोड़कर सज्जाद के साथ जाने के लिए आई थी, लेकिन खौफजदा होकर वापस लौट गई। शाजो रात की तारीकी में अपने घर लौट रही थी कि घर के करीब उसे किसी ने मशकूक हालत में देखकर टोका। कौन? चाचा मैं शाजो, जाम गौराम की बेटी। इतनी रात को कहाँ से आ रही? वो मैं अब्बा की दवाई लेने गई थी। क्यों ना? इतनी रात को घर से मत निकला कर। जी जी चाचा। शाजो देहाती से जान छुड़ाकर घर पहुंची तो उसका बाप जाग रहा था। शाजो, ओ शाजो, कहाँ चली गई है? जी अब्बा। बेटा कहाँ गई थी तू? अब्बा मैं यही थी, बस वो भैंसों को चारा डाल रही थी। अच्छा बेटा, मेरी दवा तो दे दे। तेरी माँ का तो मेरा कुछ ख्याल ही नहीं है। जी अब्बा भी लाई। हाँ बेटा। अल्लाह। शाजो दवा लेकर लौटी तो शाजो का बाप पलंग पर बैठा हुआ था। बेटा मेरी नजरों के सामने रहा कर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। जी अब्बा। हाँ, वो तूने सुना तेरी सहेली के साथ क्या हुआ? हाँ अब्बा जी। किसने कत्ल किया उसे? अरे बेटा, जिसने भी किया कत्ल उसे अच्छा किया। कारी थी वो, कारी। नहीं अब्बा, नसीमा ऐसी नहीं थी। उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। उसके बाप और भाइयों ने मिलकर उसे कत्ल किया है, मुझे पड़ोसन ने बताया था। अरे तो बेटा क्या करते वो लोग? कारी थी वो, उसने अपनी माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। ले बेटा, इसे रख दे और देख अब तू आराम कर। अब कहीं नहीं जाना बेटा। बाप से गुफ्तगू के बाद शाजो हिल कर रह गई थी। एक तरफ उसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ जान का खौफ, मगर शाजो का इश्क मौत के खौफ पर गालिब आ गया और शाजो आखिरी फैसला करके सज्जाद के साथ भागने के लिए रात की तारीकी में घर से निकल पड़ी। इस बार उसने जो रास्ता इख्तियार किया था वो इंतहाई खतरनाक था। शाजो आखिरी फैसला करके सज्जाद के साथ भागने के लिए रात की तारीकी में घर से निकल पड़ी। इस बार उसने जो रास्ता चुना था वो इंतहाई खतरनाक था। शब्बीर ने देखा कि उस रात शाजो सहमी सिमटी खेतों के बीच से गुजर रही थी। चांदनी रात की वजह से गुप अंधेरा नहीं था, इसलिए शाजो को रास्ता चलने में कम दुश्वारी पेश आ रही थी। शाजो एक नदी के किनारे पहुंची जहां माहीगीरों की कश्तियां खड़ी थी। शाजो ने एक कश्ती की रस्सी खोली और उसमें सवार हो गई।
कश्ती कुछ दूर ही गई थी कि डगमगाने लगी। शाजो के हाथ पांव फूल गए। उसने फौरन कश्ती का रुख मोड़ा और जल्द ही किनारे पर पहुंच गई। कश्ती किनारे से लगी तो शाजो ने जमीन पर छलांग लगा दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाजो ने फौरन सज्जाद को कॉल मिला दी। हाँ सज्जाद, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ नदी के किनारे खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाओ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई इतनी रात को? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठहरो, मैं कश्ती लेके आता हूँ। शब्बीर ने उस रात देखा कि शाजो और सज्जाद एक कश्ती में सवार थे और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रही थी। शब्बीर ने देखा कि शाजो कश्ती में एक तरफ दुबकी हुई बैठी थी और सज्जाद कश्ती चला रहा था। सज्जाद मुड़ मुड़कर शाजो की तरफ देखता जाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाबों की दुनिया में हो। अठारह साल शाजो ने घर से भागकर सज्जाद से शादी कर ली थी। बेटी के घर से फरार होने पर शाजो का बाप गहरे सदमे में आ गया था। शाजो और सज्जाद की शादी को 16 माह हो चुके थे और अब शाजो के सर से मोहब्बत का भूत उतर चुका था। एक दिन शाजो किसी काम से बाहर निकली तो गांव की एक औरत उसे टकरा गई। अरे शाजो, ये इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? अरे आपा, वो रजिया खाला है ना, उनकी हालत बड़ी खराब है। सज्जाद अभी घर पे आए थे, मैंने सोचा मैं खुद चली जाऊं। अच्छा, तुझे कुछ पता चला? क्या हुआ? कल मैं तेरे गांव गई थी एक शादी में। फिर? मुझे वहां पता चला कि तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। सज्जाद, मेरा अब्बा मर गया। क्या? मैं गांव जा रही हूँ। नहीं नहीं, तू गांव मत जा, वो तुझे मार देंगे। मारते हैं तो मारने दे, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। देख साजो, अब तक जो हुआ सो हुआ, तो सज्जाद से खुला ले ले। छोड़, मैं बोल रहा हूँ, चल मेरे साथ। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ भाई, छोड़। मैंने समझाया था ना तुझे, सज्जाद से नहीं मिलियो। भाई मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैं तो कपड़े धो रही थी। कहाँ धो रही थी कपड़े? भाई छोड़ो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। एक दिन शाजो किसी काम से बाहर निकली तो गांव की एक औरत उसे टकरा गई। अरे शाजो, ये इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? अरे आपा, वो रजिया खाला है ना, उनकी हालत बड़ी खराब है। सज्जाद अभी घर पे आए थे, मैंने सोचा मैं खुद चली जाऊं। अच्छा, तुझे कुछ पता चला? क्या हुआ? कल मैं तेरे गांव गई थी एक शादी में। फिर? मुझे वहां पता चला कि तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। क्या कह रही हो आपा? ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं मर सकते। बेटा सब्र कर, देख मौत बरहक है, एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है ना। मुझे किसी ने नहीं बताया आपा। मेरा बाप। अरे शाजो बेटा। शाजो ये खबर सुनने के बाद दौड़ती हुई घर वापस आई। सज्जाद घर में मौजूद था। शाजो, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सज्जाद, सज्जाद मेरा अब्बा मर गया। क्या? मैं गांव जा रही हूँ।
नहीं नहीं, तू गांव मत जा, वो तुझे मार देंगे। मारते हैं तो मारने दे, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। शाजो, सज्जाद शाजो को रोकता रहा, लेकिन शाजो अपने घर चली गई। शाजो बाप की चहेती बेटी थी, इसलिए भाइयों ने उसे कुछ नहीं कहा, अलबत्ता शाजो पर दबाव डालते रहे कि वो सज्जाद से खुला ले ले। देख शाजो, अब तक जो हुआ सो हुआ, तू सज्जाद से खुला ले ले। लेकिन भाई ये कैसे मुमकिन है? देख, खुला तो तुझे लेना होगा, बाकी तू खुद समझदार है। भाई की धमकी के बाद शाजो शदीद खौफजदा हो गई और उसे अपनी सहेली का अंजाम याद आ गया, जिसे कारी करार देकर खुद उसके बाप भाइयों ने कत्ल कर दिया था। शाजो अपनी माँ के घर रह रही थी कि इस दौरान वो एक बेटी की माँ बन गई। बेटी की माँ बनने के बाद शाजो पर भाइयों ने मजीद दबाव बढ़ा दिया और शाजो से खुला की दरखास्त दिलवा दी। सज्जाद को पता चला तो वो भी सारी मोहब्बत को बालाए ताक रखकर मुकदमेबाजी पर उतर आया। उसने शाजो की बेटी को अपनी बेटी तस्लीम करने से इनकार करके शाजो के खिलाफ बदकारी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद एक दिन शाजो घर के बाहर तालाब पर कपड़े धो रही थी कि ऐसे में सज्जाद भी वहां पहुंच गया। नाजो, मैंने तुझ जैसा इंसान नहीं देखा। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया बदकारी का। तूने मुझ पे खुला का मुकदमा क्यों किया? मैं मजबूर थी, लेकिन अच्छा हुआ। तुझ जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं सारी जिंदगी अकेले गुजार दूं। तूने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मुझ पे कि तू मेरी बेटी का बाप नहीं है। अच्छा चल छोड़, चल मेरे साथ। कहाँ? छोड़, मैं बोल रहा हूँ, चल मेरे साथ। छोड़ मेरा हाथ। चल। छोड़ भाई, छोड़। शाजो सज्जाद के खतरनाक इरादे को भांप गई थी। शाजो ने शोर मचा दिया। चीखो पुकार सुनकर शाजो के भाई घर से बाहर निकले तो सज्जाद वहां से भाग निकला। सज्जाद ने झाड़ियों के पीछे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल को किक लगाई और मोटरसाइकिल दौड़ा दी। शाजो के भाइयों ने भी अपनी मोटरसाइकिल पर सज्जाद का पीछा किया, लेकिन वो दूर निकल चुका था। भाई गुस्से में भरे लौटे तो शाजो कमरा बंद करके रो रही थी। शाजो के भाइयों ने इंतहाई तैश के आलम में दरवाजे को लात मारी और शाजो को बालों से पकड़कर सहन में ले आए। मैंने समझाया था ना तुझे, सज्जाद से नहीं मिलियो। भाई मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैं तो कपड़े धो रही थी। कहाँ धो रही थी कपड़े? भाई छोड़ो। शाजो को खींचते हुए घर से बाहर ले गए और उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिरकर बिलबिलाने लगी। इस वाकये के बाद पूरे गांव में शाजो की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। शाजो के घर वालों ने दावा किया था कि शाजो को उसके ससुराल वालों ने कत्ल किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।
शब्बीर को मालूम हुआ है कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह शाजो को भी कारी की तोहमत लगाकर कत्ल कर दिया गया था, मगर गांव वालों का कहना है कि शाजो एक अच्छी लड़की थी जिसका वाहिद कसूर ये था कि उसने पसंद की शादी करके अपना घर बसाना चाहा था, लेकिन उसके ख्वाब पूरे न हो सके और वो मोहब्बत के हाथों बेमौत मारी गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB, लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा। समी असलम को हम लेकर गए बांग्लादेश, वो बाहर हो गए। हाफिज साद नसीम को हम लेकर गए बांग्लादेश, वो बाहर हो गए। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? इनमें ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैंने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया है तो